हाँ बच्चों, आज हम 11th का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स। ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और आसान भी है। ये आपके स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है। और अपन आईआईटी और एआईटी जेई और मेन की बात करें तो वो वहाँ पर आगे जा कर के कुछ चैप्टर्स में इसका यूज होता है। तो इसलिए बेसिक चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। एक एक चीज़ को मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको बताऊंगा, विद एग्जांपल्स बताऊंगा। उसके बाद आपको होमवर्क भी करना है। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या होती है सेट्स की? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर मैंने वेल डिफाइंड की बात कर रहा हूँ। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को डिनोट करता है। सेट किसको कहते हैं हम? कुछ ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो उसी को हम सेट कहेंगे। तो दो चीज़ है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर ए बी सी या आर एस टी कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। और सेट को हम हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये करली ब्रैकेट में हमेशा डिनोट किया जाता है। और सेट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम इस तरह से लिख देते हैं, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। जैसे मैंने ये सेट बनाया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का। इट इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। और ए कॉमा ई जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो मैंने यहाँ कॉमा लगा लगा के लिख दिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है, यहाँ पर हम देखें तो ई एक ऑब्जेक्ट है, इस सेट में है, यानी ई इस सेट का एलिमेंट है। तो इसको कैसे लिखते हैं? ई बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है इस तरह से, बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या है? ई बिलोंग्स टू सेट ए। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, ई इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ई इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट लूँ जो इसमें नहीं है, सपोज कर लिया हमने ले लिया जी। ठीक है, जी ले लिया, तो जी इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा कि जी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बिलोंग का क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, तो हम कहेंगे जी डज नॉट बिलोंग। तो ये किसका सिंबल हो गया? डज नॉट बिलोंग का। तो ई बिलोंग्स टू ए हो गया और जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया। ये इसको नोटेशन करने का तरीका है। ठीक है बच्चों। अब सेट कई तरह के होते हैं, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तुम लोग 8, 9, 10th में पढ़ चुके हो। नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, इसको भी करली ब्रैकेट में लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है? 1 2 3, या काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं इनको। कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही होल नंबर्स का सेट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 यहाँ तक होता है। ठीक है। जो सेट्स होते हैं, अब मैंने एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्फिनाइट। तो इसका सेट हमको बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? लेटर कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, हमें ध्यान रखना है कि डिस्टिंक्ट लेटर ले रहे हैं। आई ले लिया, एन ले लिया, एफ ले लिया। आई दोबारा आ गया, तो दोबारा नहीं लिखना है। आई को हम एक बार ही लिखेंगे, हमने लिखा ना डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो सेट में जब भी हम लिखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार डिनोट किया जाता है, सेट में लिखते हैं। तो आई एन एफ, आई को दोबारा नहीं लिखेंगे, एन भी दोबारा आ गया नहीं लिखेंगे, टी लिख दिया, फिर ई लिख दिया। तो ये इन्फिनाइट वर्ड जो है उसके लेटर्स का सेट बन गया ये। ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ द गुड क्रिकेट प्लेयर। एक और एग्जांपल है, मैंने लिया कि कलेक्शन ऑफ द गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। क्या ये सेट है? ये हमें बताना है। इज इट अ सेट? तो बच्चों ये सेट है या नहीं ये सोचना है। तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया है? गुड क्रिकेट प्लेयर। तो भाई गुड क्रिकेट प्लेयर क्या होता है? कोई डेफिनेशन है क्या पक्की? हम जानते हैं कि गुड क्रिकेट प्लेयर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हम किसको कहेंगे गुड प्लेयर? कि जो 50 से ज़्यादा रन बनाएगा, या रोज जो हर मैच में 2 या 3 विकेट लेगा, या जो बहुत सारे कैच लेगा। ऐसे कोई पर्टिकुलर गुड क्रिकेट प्लेयर की डेफिनेशन नहीं है। तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर की कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, अगर ये बोलता कलेक्शन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये सेट हो जाता। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सेट हो जाता। अब देखो बच्चों, आता है हमारे पास सेट को लिखने के तरीके, मेथड टू राइट सेट। ठीक है। तो सेट को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जो हमने अभी लिखा कि हर ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा लगा के उनको अलग अलग करके लिखते जाएंगे, उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे वोवल्स के सेट को मैंने ऐसे लिखा था, तो एक एक वोवल लिख दिया, ए लिख दिया पहले, फिर कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, यानी एक एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया।
ठीक है, और करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। हमेशा ध्यान रखें, इस सेट को हम हमेशा करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो फॉर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बच्चों, जब हम किसी सेट को पर्टिकुलर एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें या पर्टिकुलर उसको किसी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक सेट मैंने बनाया, इसी सेट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक्स। इसमें कैसे पढ़ेंगे इसको कि इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है और अब मैं एक्स को यहाँ पे कॉलन लगा के डिफाइन कर रहा हूँ। कॉलन भी लगा सकते हैं इस तरह से, ये डैश भी लगा सकते हैं, बिल्कुल वर्टिकल डैश, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक्स एक टाइप के एलिमेंट है और एक्स कौन है, अब एक्स को डिफाइन कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू क्या है, वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, और करली ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही, दोनों सेट एक जैसे ही हैं, एक ही सेट है। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, जबकि ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। जब हम लैंग्वेज में या फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे नेचुरल नंबर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है। अब एक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये कॉलन का मतलब है या वर्टिकल डैश का मतलब है कि इसको डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स कौन है, नेचुरल नंबर। और हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3। तो इसको हम इस तरह से अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आप लोग इनके नोट्स बनाते जाना साथ के साथ, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि x हमारे पास एक सेट दे रखा है और x को डिफाइन रखा है नेचुरल नंबर है, और x क्या है, इवन नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 8। इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, तो सीधा सीधा इसको पढ़ने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको। x टाइप के एलिमेंट है और x कौन है, नेचुरल नंबर है, और x कौन है, इवन नंबर है। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर में कौन कौन से इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 8 10 करके, लेकिन हमको कहाँ तक लेने हैं, 8 या 8 से छोटे लेने हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो पहला आ गया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और 8 तक ही लेना है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है बच्चों। ऐसे एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, 2 5 8 11 14। ये कोई हमारे पास सेट दे रखा है बच्चों, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो इनका दोनों का जो बीच में डिफरेंस है 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो इन सबका जो डिफरेंस है वो 3 है, यानी ये AP बन रही है। आपने 10th में पढ़ चुके हो आप AP। हम AP का TN निकालना जानते हैं। nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D। A क्या होता था, फर्स्ट टर्म, n लिख देते हैं nth टर्म, और D कितना हो जाएगा, 3। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 3n माइनस 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको अब लिख रहा हूँ कि ये 3n माइनस 1 आ गया। तो इसको हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, इस वाले सेट में x टाइप के एलिमेंट है। अब मैं कॉलन लगा के इसको डिफाइन कर रहा हूँ। x क्या है, 3n माइनस 1 है, x कौन है, 3n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस 1 आएगा। और n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो अगर हम वापस देखें, n की वैल्यू हमको नेचुरल नंबर रखनी है, लेस देन इक्वल टू 5 रखनी है। तो n की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। ऐसे n की वैल्यू मैं 5 तक रखूँगा, 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो 5 आ रहा है। 3 रखूँगा तो 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8 आ गया। ऐसे 4 रखूँगा तो हमारे पास 11 आ जाएगा, और 5 रखूँगा तो 14 आ जाएगा। तो बच्चों हमने ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये समझ में आ रहा है, फार्मूले की फॉर्म में। ये क्या है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या था, या तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे या फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमको ये 0 7 26 63 124 नंबर दे रखे हैं सेट में, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, सारे के सारे नंबर क्यूब से एक कम है। हम जानते हैं 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, उसमें से एक कम कर दिया। 1 का क्यूब 1 होता है, उसमें से एक कम कर दिया। ये 3 के क्यूब में से एक कम है, ये 4 के क्यूब में से एक कम है, ये 5 के क्यूब में से एक कम है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें कौन से टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक्स कौन है यहाँ पर, आर क्यूब माइनस 1, क्यूब से एक नंबर कम है, ठीक है बच्चों। और आर क्या है, नेचुरल नंबर, और आर कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 5। तो देख लो, अब आर की वैल्यू नेचुरल नंबर रखें और 5 से के बराबर तक रखें, 1 से लेकर 5 तक। तो 1 रखने पर क्या आ गया, 1 का क्यूब माइनस 1 0 आ गया। 2 रखने पर 2 का क्यूब माइनस 1 7 आ गया। 3 का क्यूब माइनस 1 क्या आ गया, 26। 4 का क्यूब माइनस 1 63। 5 का क्यूब माइनस 1 124 आ गया। तो बच्चों इसको मैंने क्या लिखा, रोस्टर फॉर्म में यानी फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हमेशा एक्स करके लिखें, डायरेक्ट ये लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, इस वाले में आर क्यू माइनस 1 टाइप के एलिमेंट है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर क्यू माइनस 1 टाइप के एलिमेंट है, और आर कौन है, नेचुरल नंबर है, और लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये 2 तरीके हैं, इस तरह दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में।
ठीक है, क्लियर सबको। अब नेक्स्ट आता है हम टाइप्स ऑफ सेट पर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास कई तरह की चीज़ें होती है। अब इनके एग्जाम्पल अपन और करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ सेट पे आते हैं, थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास सबसे पहले आता है नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट का मतलब नाम से पता लग रहा है, एम्प्टी सेट से नाम से पता लग रहा है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, यानी अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, फाई से, या करली ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ देंगे, करली ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे नहीं, ध्यान रहे, तो फाई लिख देंगे या लिखेंगे, लेकिन ये मत लिख देना, दोनों उठा के मत कर देना, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा फाई इसका एलिमेंट है। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब फाई कोई है और इसका एलिमेंट है, तो या तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, दोनों को मिक्स करके नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था नल सेट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। नल सेट के एग्जाम्पल अगर हम ढूंढे तो आप सोचो एक बार, यहाँ मैं बता रहा हूँ। पहला नल सेट का एग्जाम्पल लिया, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाई नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7। ठीक है, डेट इज। अब अगर हम इवन प्राइम नंबर कोई देखें कि 3 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता है, नहीं होता, यानी इस सेट में तो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 का जो अगर कलेक्शन का हम सेट बनाएं तो उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, 5, यानी नल सेट हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ द सम ऑफ द 2 ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर ऑड। मतलब कि हमको वो वाला कलेक्शन बनाना है कि 2 ऑड नंबर का सम भी क्या आ जाए, ऑड आ जाए। तो हम जानते हैं किसी भी 2 नंबर के सम, 2 ऑड नंबर का सम ऑड नहीं आ सकता। अगर मैं 3 में 5 ऐड करूंगा तो वो हमेशा इवन आएगा। तो इसमें भी क्या आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी 2 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम इवन होता है, ऑड हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया, नल सेट हो गया, यानी एम्प्टी सेट हो गया। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ए इक्वल टू हमारे पास दे रखा है एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स कौन है, एक्स को यहाँ आगे बताया कि एक्स क्या चीज़ है, एक्स इज द रियल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। रियल वैल्यू बोल सकते हैं या रूट्स बोल सकते हैं। एक्स इज द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डी निकालें तो डी क्या होता है, माइनस वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें तो 16 माइनस 24 आ रहा है, जो कि निगेटिव आ रहा है। और हम जानते हैं जब डी नेगेटिव होता है तो रूट्स रियल नहीं होते, इमेजनरी होते हैं। इतना हम 10th में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इसके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी, यानी रियल रूट्स इसके है ही नहीं, जबकि इसने बोला क्या एक्स क्या है, रियल रूट्स है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब सेकंड टाइप का जो हमारे पास सेट होता है वो होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है बच्चों, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। नाम से पता लग रहा है कि अगर कोई सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन सेट। जैसे ए ले लिया मैंने एक्स, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स कौन है, एक्स इज द इवन प्राइम नंबर। अब हम जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2, तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है 2। ठीक है बच्चों, ऐसे बी लिया मैंने एक्स, एक्स इज द वोवल, एक्स इज द वोवल इन द वर्ड गॉड। तो वर्ड गॉड में एक ही वोवल है ओ, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट आ रहा है बच्चों। तो ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। यहाँ तक मेरी गल सबको क्लियर। अब सेकंड के बाद आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से पता लग रहा है बच्चों, हर चीज़ नाम से पता लग जाती है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, यानी काउंटेबल हो। ठीक है, अ सेट विच हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब जितने नंबर किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, कार्डिनल नंबर। जैसे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, एक नया इसका होता है, इसमें वर्ड है, एक डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है। फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। सपोज करो किसी सेट में 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको डिनोट कैसे करेंगे, नंबर, एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैंने ए ले लिया कोई सेट AEIOU, तो इसका कितने एलिमेंट है, इसमें 5 है। कौन है एलिमेंट इससे मतलब नहीं है, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 5। आया समझ में। तो इसको क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए है, ये एक्स है, ठीक है,
एक्स क्या है, वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो मैंने लिख ही दिया। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे। ऐसे इधर हमने एक और एलिमेंट ले लिया, एक सेट ले लिया बी इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 2 5 7 9 10, तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम अगर कार्डिनल नंबर इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब आता है हमारे पास इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट का भी नाम से पता लग रहा है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इन्फिनाइट हो, यानी नॉन काउंटेबल हो, गिन नहीं सके। अ सेट विच हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट ही नहीं कर सकें, इन्फिनाइट हो, बहुत ज़्यादा हो, जो काउंट ही नहीं हो पाए, उसको हम इन्फिनाइट सेट कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम जानती हैं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, 1 2 3 डैट चलते ही रहता है, होल नंबर्स भी चलता है। ऐसी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3। हम जानते हैं बच्चों, आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो 2/3 एक रेशनल नंबर है और 3 एक रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, बहुत होंगे, इन्फिनाइट्स होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3, ये भी इन्फिनाइट सेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और सेट होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है, मतलब नाम से भी पता लग रहा है इसमें भी कि अगर दो सेट बिल्कुल एक जैसे हों, इक्वल हों, यानी एक जो एलिमेंट ए में हो सेट ए में, वही एलिमेंट सेट बी में हो, और जो एलिमेंट सेट बी में हो वही एलिमेंट सेट ए में हो, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। जैसे टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ ईच मेंबर ऑफ सेट ए, यानी ईच मेंबर मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द सेट ए, सेट बी। ठीक है, मतलब ए के सारे, प्रत्येक ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, एंड ईच मेंबर ऑफ सेट बी इज द मेंबर ऑफ सेट ए। और इसी तरह से वाइस वर्सा हो जाएगा उल्टा, कि बी का भी प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ए का भी एलिमेंट हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो क्या कहेंगे, ए और बी दोनों उस केस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे ए मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया कोई सेट, बी को मैंने ऐसे लिख दिया, रोस्टर फॉर्म की जगह सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। एक्स कौन है, नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है और 5 या 5 से छोटा है, तो इसमें भी यही आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये ए और बी क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। ये क्लियर, तो ए और बी इक्वल सेट्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स पर। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है हमारे पास, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट अलग अलग चीज होती है। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट सेट में क्या होते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, अगर हम पहली बात तो ये बात करें कि हमने कोई दो सेट ले लिए, इफ टू सेट्स ए एंड बी ले लिए, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों बराबर हो, एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो। जैसे मैंने कोई ए सेट ले लिया 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट है, 5। बी में हमने वोवल्स ले लिए, इसमें भी 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है। तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। तो नाम से पता लग रहा है इक्विवेलेंट सेट्स फाइनाइट होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंट सेट्स आर फाइनाइट सेट आल्सो। ठीक है, अब ए और बी हमारे पास ये लिख ही दिया। अब नोट डाल के लिख रहे हैं, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। लेकिन इक्वल जो सेट होंगे उनका ईच एंड एवरी मेंबर क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज हमने जो पढ़ा है वो टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा है। आगे हम इसमें सबसेट वगैरह आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करेंगे। आज इतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, बाकी आगे का हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसको लेक्चर को आप अच्छी तरह से देखिए और ढंग से इसको समझिए और दिमाग में बिठाइए और नोट्स भी बनाएं। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक धीरे धीरे टफ भी होते चले जाएंगे। तो ये टॉपिक तो बहुत ईजी है, आराम से सबको समझ में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ तक मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ आज। ठीक है, बाकी का अगली क्लास में। ओके।
थैंक यू।